हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज शुरू की गई है उसका ये चौथा पार्ट है, जिसमें हम तीसरे चैप्टर दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप इस वीडियो को पूर्णतया देख लेते हैं तो आप उन क्वेश्चनों को बिना किसी परेशानी के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिए और अगर इससे पहले के पार्ट आप ना देखे हो तो उसे भी देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर से संबंधित हम महत्वपूर्ण परिभाषाओं और नियमों को देख लेते हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो इन्हीं नियमों से संबंधित दिए होते हैं। और इसके साथ ही हम अगर नियमों को ठीक से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चनों को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अब हम एक एक नियमों को और उसके बाद परिभाषाओं को देख लेते हैं। पहला डिफिनीशन है हमारा लीनियर इक्वेशन का, यानी कि रेखिक समीकरण का। इसमें कहा है कि ऐसे समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो रेखिक समीकरण कहलाते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई समीकरण हो जिसमें जो चर होगा उसकी घात अगर 1 है तो उस समीकरण को हम रेखिक समीकरण कहते हैं। अगर एक चर वाले रेखिक समीकरण के मानक रूप की बात की जाए तो ये होगा हमारा ax + b = 0। जहाँ पर अगर a की बात करें तो a ≠ 0 होगा, यानी कि a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। और साथ ही यहाँ पर बोला है कि a b बिलोंग्स टू r, यानी कि जो a b होगा वो वास्तविक संख्या होगी। यहाँ r का मतलब होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो a b है वो वास्तविक संख्या होगा, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a का मान 0 होता तो उस स्थिति में ax वाला जो पद होगा ये पूरा 0 हो जाएगा। और अगर ax 0 हो गया तो उस स्थिति में ये हमारा रेखिक समीकरण नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो a होगा ये कभी भी 0 नहीं होगा। अब अगला डेफिनीशन हम देख लेते हैं। अगला डेफिनीशन है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण। ऐसे समीकरण जिसमें 2 चर हों, 2 चर वाले रेखिक समीकरण कहलाते हैं। यानी कि जैसे ऊपर वाले में हम देखें अगर 1 चर है तो 1 चर वाला रेखिक समीकरण कहेंगे। अगर रेखिक समीकरण में 2 चर हैं तो उस रेखिक समीकरण को हम 2 चर वाला रेखिक समीकरण कहेंगे। इसके अगर मानक रूप की बात की जाए तो इसका मानक रूप होता है हमारा ax + by + c = 0। उसके बाद आगे अगर यहाँ पर ए बी की बात की जाए तो यहाँ पर भी बोला है कि ए बी ≠ 0, यानी कि ए और बी 0 कभी नहीं होगा। और साथ ही ए बी सी ये रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं। अब यहाँ पर देखा जाए अगर मान लीजिए कि ए और बी या बी कोई या फिर दोनों 0 हो जाते हैं तो उस स्थिति में ये 2 चर वाला रेखिक समीकरण नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ए बी कभी भी 0 नहीं होगा। और अगर यहाँ पर चर के पावर की बात करें तो यहाँ पर x के पावर भी 1 है और उसके बाद y के पावर भी 1 होगा, यानी कि हमारा 2 चर वाला रेखिक समीकरण है। अब अगर इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पर हम कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बस ध्यान रखना आप कि यहाँ पर 2 चर हमारे पास होने चाहिए। तो इसे एग्जाम्पल लिख दिए कि ये हो गया हमारा 3x + 4y = 5, ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसी टाइप से और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, बस ध्यान देना है कि वहाँ पर 2 चर होने चाहिए। और अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो ये हो गया हमारे पास x - 7y = 8। और कोई एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे कि मान लो कि x हो गया, x = 2y हो गया। ये सब हमारे 2 चर वाले रेखिक समीकरण हैं। इसी टाइप से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, बस यहाँ इतना हमें ध्यान रखना है कि वहाँ पर x और y वाले पद होने चाहिए। अब हम अगला नियम देख लेते हैं। अगला हेडिंग है हमारा यहाँ पर 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म की विभिन्न स्थितियाँ, यानी कि यहाँ पर हम अगर हमारे पास कोई रेखिक समीकरण युग्म दिया हो तो उसकी विभिन्न स्थितियों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हमने मान लिया है कि हमारे पास एक रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा दूसरा a2x + b2y + c2 = 0 है। तो यहाँ पर अगर हम a1, b1 और c1 की अगर बात करें तो ये पहले रेखिक समीकरण के क्रमशः x के गुणांक, y के गुणांक और अचर पद हैं। इसी टाइप से अगर हम a2, b2 और c2 की बात करें तो ये क्रमशः x के गुणांक, y के गुणांक और अचर पद हैं। अब यहाँ पर अगर 2 रेखिक समीकरण हमें मालूम है तो उसकी 3 स्थितियां हो सकती हैं। इन तीनों को हम एक एक करके देख लेते हैं।
यहाँ पर पहली स्थिति हमारी कि यदि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक के अनुपात के बराबर ना हो तो यहाँ पर हम इसको जो रैखिक समीकरण युग्म है यहाँ से हमें क्या क्या निष्कर्ष मिलेंगे, अर्थात हम यहाँ से क्या क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम बोलेंगे कि ये जो हमारे रैखिक समीकरण युग्म होंगे ये संगत समीकरण होंगे। इनको यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो हमें निष्कर्ष मिलते हैं उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो पहला लिख देंगे कि संगत, यहाँ पर पहला ये निष्कर्ष हमारा होता है कि संगत समीकरण युग्म। तो ये पहला हो गया हमारा। दूसरा होता है कि अगर x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक के अनुपात के बराबर नहीं होता है तो दूसरा जो हमें निष्कर्ष मिलता है ये इसका मतलब होता है कि ये जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि प्रतिच्छेदी रेखा युग्म, यानी कि जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। उसके बाद यहाँ से जो तीसरा रिजल्ट हमको मिलता है कि हम जानते हैं कि अगर एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करने का मतलब किसी एक बिंदु पर काटती है, तो उस स्थिति में इसमें केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा और हम कह सकते हैं कि इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक। यहाँ पर आप चाहे लिख देंगे कोष्टक में कि केवल एक। ये हो गया हमारा कि अद्वितीय यानी कि केवल एक हल। तो यहाँ से हमने कहा कि जो हमारी पहली स्थिति है वहाँ से यहाँ पर हमें तीन निष्कर्ष मिले। पहला संगत समीकरण युग्म होंगे ये, दूसरा हम कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा युग्म होगा और तीसरा कह सकते हैं कि अद्वितीय यानी कि केवल एक हल होगा। इसी प्रकार से अब हम दूसरी स्थिति देख लेते हैं। दूसरी स्थिति है हमारी कि यदि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, यानी कि अगर x के गुणांक के अनुपात और y के गुणांक के अनुपात बराबर हों लेकिन अचर पद के अनुपात के ये बराबर ना हो तो उस स्थिति में यहाँ पर भी हमें तीन निष्कर्ष मिलता है। जैसे कि आप पहले वाले में देखें कि यहाँ पर हम तीन बातें बोल सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम यहाँ पर तीन बातें बोल सकते हैं। पहला कि इस स्थिति में जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म होगा ये असंगत समीकरण युग्म होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि असंगत समीकरण युग्म, ये पहला हो गया हमारा। पहले में अगर आप देखें कि पहली स्थिति में देखे थे संगत समीकरण युग्म प्राप्त होता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि असंगत समीकरण युग्म होगा। और उसके बाद दूसरे निष्कर्ष की यहाँ पर बात करें तो अगर x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक के अनुपात के बराबर है लेकिन अचर पद के गुणांक के अनुपात के बराबर नहीं है तो उस स्थिति में जो हमें रेखा प्राप्त होती है वो समांतर रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि समांतर रेखा युग्म, यानी कि जो रेखाएं होंगी ये परस्पर समांतर होंगी। उसके बाद अगर हम तीसरी स्थिति की यहाँ पर बात करें तो जो हमारी तीसरी स्थिति होगी वो हो जाएगी हमारी कि ये हम जानते हैं कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, और अगर वो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है तो उनका कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर लिख देंगे हम कि कोई हल नहीं, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा। अब हम तीसरी स्थिति को देख लेते हैं। तीसरी स्थिति हमारी कि यदि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, यानी कि हम कह सकते हैं कि x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक का अनुपात और अचर पद का अनुपात अगर बराबर हो तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं। तो यहाँ पर भी तीन निष्कर्ष निकलेंगे, जैसा कि हम पहले और दूसरी स्थिति में देखे वैसे यहाँ पर भी देखेंगे। यहाँ पर जो हमें समीकरण युग्म होगा वो संगत होगा। यहाँ पे लिख देंगे हम कि संगत समीकरण युग्म, ये पहला निष्कर्ष हो गया हमारा। उसके बाद अगर हम दूसरे निष्कर्ष की यहाँ पर बात करें तो हमारा जो दूसरा निष्कर्ष होगा वो होगा यहाँ पर जो हमें रेखाएं प्राप्त होंगी वो संपाती होंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि संपाती रेखा
युग्म, यानी कि संपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर होंगे। उसके बाद तीसरा जो होगा हमारा तीसरा निष्कर्ष निकलता है वो होता है कि हमें मालूम है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं तो इसका मतलब यानी कि संपाती हैं, तो वो पहली रेखा दूसरी रेखा को प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श करेगी और किसी भी रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए इसके भी अनंत हल होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अनंत हल, ये हमारी तीनों स्थितियाँ होंगी। अब यहाँ पर अगर आप एक बात ध्यान देंगे तो अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हो या फिर संपाती हो, कहने का मतलब जब उनका हमें हल प्राप्त होता है तो उस स्थिति में जो हमारे समीकरण युग्म होगा उसको हम संगत समीकरण युग्म कहेंगे, और अगर हमें हल नहीं प्राप्त होता है तो समीकरण युग्म को हम असंगत समीकरण युग्म कहेंगे। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर हमें दोनों समीकरणों से हल प्राप्त होगा तो वो संगत समीकरण युग्म होगा, और अगर हल नहीं प्राप्त होता है तो वो असंगत समीकरण युग्म होगा। इस प्रकार से प्रतिच्छेदी रेखा की स्थिति में और संपाती रेखा की स्थिति में ये संगत समीकरण युग्म होते हैं, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो वो असंगत समीकरण युग्म होते हैं। अब आगे हम इन नियमों से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। इस क्वेश्चन में दो खंड दिए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। अगर आप चाहें तो देखकर भी इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ें कि A1/A2 अगर इसकी बात की जाए तो 9/18 1/2 प्राप्त होगा, B1/B2 3/6 यानी कि 1/2 और C1/C2 ये भी 12/24 यानी कि 1/2 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, यानी कि ये हमारा समांतर वाली स्थिति थी। लेकिन हमें बोर्ड का एग्ज़ाम देना है और वहाँ पर हमें अगर क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आता है तो विस्तार से लिखना है, इसलिए यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप लिख कर बताएंगे। अगर आप इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर हम आपको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को उसको लिख कर बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर कि रैखिक समीकरण युग्म अगर यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म की बात करें तो ये हमारे क्वेश्चन में पहले खंड में दिया हुआ है। पहला रैखिक समीकरण यहाँ पर दिया हुआ 9x उसके बाद प्लस 3y प्लस उसके बाद 12 बराबर 0, और उसके बाद जो दूसरा रैखिक समीकरण युग्म है वो दिया है हमारा यहाँ पर 18x उसके बाद प्लस 6y और उसके बाद प्लस 24 बराबर 0। यहाँ पर इसे हम समीकरण चाहे तो आप इसे समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं और इसे समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 हुआ 2 से। अब अगर हम समीकरण 1 हुआ 2 से देखें, यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 हुआ 2 से। अब 1 हुआ 2 से देखें तो यहाँ पर हम A1/A2 निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो अगर A1/A2 निकालें तो जो A1 होता है ये पहले रैखिक समीकरण में x का गुणांक और A2 दूसरे रैखिक समीकरण में x का गुणांक होता है। यहाँ से देखें तो हमें ये मिल जाएगा 9/18, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 से कटेगा, ये मिलेगा 1/2। इसी प्रकार से यहाँ पर हम B1/B2 मालूम कर लेते हैं। अगर B1/B2 की बात करें तो ये क्रमशः y के गुणांक होते हैं। यहाँ पर y का गुणांक पहले रैखिक समीकरण में देखें तो 3 और दूसरे में 6 है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 मिलेगा हमें। इसी टाइप से हम C1/C2 मालूम कर लेते हैं। तो C1/C2 अगर देखें तो यह अचर पद होता है। पहले रैखिक समीकरण में अचर पद 12 और दूसरे में 24 है, तो ये हो गया 12/24। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हम तीनों स्थितियाँ पढ़े हैं उनमें से ये कौन सी स्थिति यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हम दूसरी स्थिति पढ़े थे यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि यहाँ पर देखें कि A1/A2 बराबर B1/B2 और उसके बाद C1/C2 ये तीनों मान इसके बराबर हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि
A1 बटे, इसे लिख देंगे कि चूँकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और उसके बाद बराबर C1 बटे C2 है। यहाँ पर तीनों अनुपात बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर जो हमारा दिया गया समीकरण रेखिक समीकरण युग्म है, इससे हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। तो लिख देंगे कि इसलिए ये समांतर रेखा युग्म है। इतना आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना होगा, जिससे कि आप पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी टाइप से जो हमारा दूसरा खंड दिया हुआ उसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो दूसरा रेखिक समीकरण युग्म है हमारा, लिख देंगे यहाँ पर कि ये 6x उसके बाद -3y + 10 ये पहला समीकरण है। उसके बाद दूसरा है हमारा, लिख देंगे यहाँ पर फिर कि तथा दूसरे की बात करें तो ये दिया हुआ है कि 2x उसके बाद -y + 9 बराबर 0 हो गया। इसे भी यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसके बाद दूसरे को समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। जैसा कि हम पहले में लिखे थे वैसे यहाँ पर भी लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से हम A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो A1 बटे A2 इसका मान लिखें तो यहाँ पर x के गुणांक ये दिए हैं यहाँ पर 6/2 और इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 6/2 ये कैंसिल होगा तो हमें 3/1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम B1 बटे B2 मालूम करते हैं और अगर यहाँ B1 बटे B2 की बात करें तो B1 का वैल्यू -3 दिया हुआ है और उसके बाद B2 इसका मान -1 दिया हुआ है। इसको भी देखें तो ये भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, केवल हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3/1 या केवल 1 बोल सकते हैं। और उसके बाद C1 बटे C2 निकालें तो ये हो जाएगा हमारा C1 बटे C2, C का गुणांक अच्छा C का मतलब होता है ये चर पर, तो ये दिया है यहाँ पर 10 पहले समीकरण में और दूसरे में 9, ये हमारा कैंसिल नहीं होगा यानी कि किसी से भी विभाजित नहीं होगा, तो ये ऐसे रहेगा। अब यहाँ से अगर हम देखें कि हमें कौन A1 बटे A2 उसके बाद B1 बटे B2 और C1 बटे C2 में हमें कौन सा संबंध मिला, तो यहाँ पर अगर देखें तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 है, लेकिन C1 बटे C2 के ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूँकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 उसके बाद नॉट इक्वल C1 बटे C2, और हम पढ़े हैं कि ये जो हमारी तीसरी स्थिति थी यानी कि संपाती वाला वो था, तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए ये समीकरण युग्म संपाती, ये समीकरण युग्म संपाती रेखा युग्म को व्यक्त करती हैं या फिर लिख देंगे कि प्रदर्शित करती हैं। ऐसा भी लिख सकते हो कि ये समीकरण युग्म संपाती रेखा युग्म को व्यक्त करती हैं या फिर प्रदर्शित करती हैं। तो हमने यहाँ पर जो दोनों खंड दिए हुए थे उनको आपको सॉल्व करके बता दिए कि कैसे हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला है जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाना है कि ये संगत है या फिर असंगत। अगर ये संगत है तो उसको हमें ग्राफीय विधि द्वारा सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हम कि रेखिक समीकरण युग्म जैसे कि आप इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आधा तो समझो उसी टाइप का हमारा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि रेखिक समीकरण युग्म। अब यहाँ पर अगर रेखिक समीकरण युग्म की हम बात करें तो ये हमारा दिया हुआ है पहला रेखिक समीकरण युग्म, पहला रेखिक समीकरण x प्लस उसके बाद 3y = 6, इसे हम पक्षांतर कर लेंगे यानी कि इस साइड में ले आएंगे। तो अगर इसको हम दूसरी साइड में लाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे
x, उसके बाद प्लस 3y, उसके माइनस 6 बराबर 0। तो सबसे पहले आप अगर मानक रूप में नहीं दिया तो रेखिक समीकरण युग्म को मानक रूप में बदलेंगे। उसके बाद दूसरा रेखिक समीकरण लिख लेते हैं हम। तो ये दिया दूसरा हमारा 2x माइनस 3y इक्वल 12। इसको भी हम मानक रूप में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2x, उसके बाद माइनस 3y, और उसके बाद 12 को हम दाईं तरफ से बाईं तरफ लाएंगे तो ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, माइनस 12 बराबर 0। अब इसे हम यहाँ पर इक्वेशन को ही मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इस दूसरे को यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे कि समीकरण एक हुआ 2 से। अब अगर यहाँ पर समीकरण 1 हुआ 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a1/a2। अगर यहाँ से हम a1/a2 निकालें तो a1 का मतलब होता है x का गुणांक। अगर पहले समीकरण में देखें तो 1 और दूसरे में 2 दिया हुआ, एक ये मिला 1/2, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा तो यहीं पे छोड़ देते हैं। दूसरा यहाँ पर b1/b2 निकालते हैं। तो ये हो गया b1/b2। अगर b1/b2 की बात करें तो पहले समीकरण में y का गुणांक ये होता है तो 3 दिया हुआ, दूसरे में -3 दिया हुआ है। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल होगा, और 3 से 3 जब कैंसिल होता है तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा -1/1 प्राप्त होगा। फिर हम c1/c2 निकाल लेते हैं। तो ये हो गया c1/c2। अगर इसकी बात करें तो ये अचर पद होता है। पहले समीकरण में अचर पद -6 और दूसरे में माइनस यहाँ पर 12 दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो माइनस से माइनस कटेगा, उसके बाद 6 से 12 कैंसिल होगा तो ये मिल जाएगा हमको 1/2 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर a1/a2, उसके बाद नॉट इक्वल b1/b2 है, और अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है तो हमें c1/c2 से कोई मतलब नहीं होता। फिर भी यहाँ पर हम आप ज्ञात कर दिए, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ना भी लिखें यहाँ पर, क्योंकि अगर हमें a1/a2 और नॉट इक्वल अगर b1/b2 प्राप्त हुआ तो वो प्रतिच्छेदी वाली कंडीशन होती है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, और अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है तो उस स्थिति में ये प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होंगी। तो ये लिख देंगे, इसलिए ये प्रतिच्छेदी रेखा लिख देंगे, ये प्रतिच्छेदी रेखा युग्म है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हमें प्रतिच्छेदी रेखा युग्म प्राप्त होता है तो उस स्थिति में उन समीकरण युग्मों को हम संगत समीकरण युग्म कहेंगे। इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः रेखिक समीकरण युग्म संगत हैं। और हमारे क्वेश्चन में बोला था कि अगर रेखिक समीकरण युग्म संगत है तो उन्हें ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। अब इसे यहाँ पर हम ग्राफीय विधि द्वारा हल करेंगे। तो एक एक समीकरणों को हम लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, यहाँ पर समीकरण 1 में एक बार हम x बराबर 0 रखेंगे और एक बार y बराबर 0 रखेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे, यहाँ पर वैसे आप कोई भी मान रख सकते हो, लेकिन अगर हम x बराबर 0 या फिर y बराबर 0 मानते हैं तो उस स्थिति में जो ग्राफ बनाना हमारा काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम माने कि समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर। अब समीकरण 1 देखें आप तो आप इसे भी लिख सकते हो या फिर इसे लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ही समीकरण 1 को इसको सॉल्व किया गया था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1। यहाँ पर हम शुरू में जो लिखा दिया हुआ था हमारे क्वेश्चन में उसी को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर x के जगह पर 0 रख देंगे, उसके बाद प्लस 3y है, 3y बराबर 6। इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर सॉल्व करने पर हमें मिलेगा, अगर देखें तो 0 में 3y जुड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3y बराबर ये 6 होगा, और उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 6/3 यानी कि 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी टाइप से हम समीकरण 1 में फिर y बराबर 0 रख देते हैं। लिख देंगे कि समीकरण 1 में y बराबर
y बराबर 0 रखने पर, यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर। अब समीकरण 1 में जब हम y बराबर 0 रखते हैं तो ये समीकरण 1 आपके सामने यहाँ पर दिया ही हुआ है। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा x प्लस उसके बाद 3 था, y की जगह पे 0 और उसके बाद बराबर 6 था, 6 लिख देते हैं। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा x, क्योंकि यहाँ पर 3 का गुणा 0 में हुआ तो ये 0 हो गया, तो x बराबर 6 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि जब x का मान हम 0 माने तो y का मान 2 प्राप्त हुआ, और जब y का मान 0 माने तो x का मान 6 प्राप्त हुआ। लिख देंगे यहाँ पर कि अतः रेखा, जो पहला हमारा रेखा था यानी कि ये जो दिया हुआ था x प्लस 3y बराबर 6, ये लिख देंगे कि ये बिंदु जो हमें बिंदु प्राप्त हुआ है। अगर यहाँ पर देखें तो x का मान जब 0 माने थे तो हमें y का मान 2 प्राप्त हुआ था, तो लिख देंगे कि 0, 2, पहला मान हम x का लिखते हैं, उसके बाद दूसरा मान y का, तो ये हो जाएगा 0, 2 हुआ। दूसरे बिंदु की बात करें यहाँ पर तो y का मान 0 माने तो x का मान 6 मिला, तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा 6, 0, तो लिख देंगे 0, 2 हुआ 6, 0 से होकर जाता है। इसी प्रकार से अब जैसा कि यहाँ पर आप सॉल्व किए हैं, इसी तरीके से हम दूसरे समीकरण में मान रखकर सॉल्व कर लेते हैं। जिस प्रकार से हमने समीकरण नंबर 1 को सॉल्व किया उसी तरीके से यहाँ पर समीकरण नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, वहाँ पर समीकरण 1 में भी इसी तरीके से हम किए थे, वैसे ही समीकरण नंबर 2 में भी करेंगे। लिख देंगे समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 2 यहाँ पर दोनों समीकरणों को हम लिख दिए हैं। समीकरण नंबर 2 हमारा था ये 2x, तो यहाँ पर x की जगह पे 0 हो गया, माइनस उसके बाद 3y बराबर ये 12 था, 12 हो गया। अब आगे अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर 2 का गुणा 0 में होगा, 0 हो जाएगा पूरा, यानी कि बचेगा हमारे पास -3y = 12 बचेगा। आगे यहाँ से अगर y का वैल्यू देखें तो y बराबर जब लिखेंगे तो -3 से भाग होगा। अगर 12 में -3 से हम भाग करते हैं तो यहाँ पर y का मान हमें -4 प्राप्त होगा। अब हमें वो x का मान जब 0 रखे तो y का मान प्राप्त हो गया। अब फिर लिख देंगे कि समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, अब समीकरण नंबर 2 में एक बार हम x बराबर 0 रखे थे, फिर y बराबर 0 रख देते हैं, और जब समीकरण 2 में हम y बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x, उसके बाद -3 y की जगह पे 0 और बराबर उसके बाद 12 था, 12 हो गया। आगे फिर सॉल्व करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, -3 और y की जगह y का गुणा हुआ इसमें, तो ये 0 का गुणा हुआ तो पूरा मान 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा ये 12। फिर आगे जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू हमको प्राप्त होगा, 2 से भाग होगा, 6 प्राप्त होगा। अब हम जब x का मान 0 माने तो y का मान -4 प्राप्त हुआ, और जब y का मान 0 माने तो x का मान 6 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जैसे उसमें लिखे थे कि अतः रेखा 2x - 3y बराबर 12, ये बिंदु जैसे वहाँ पर लिखे थे जिससे होकर गुजरेगी उसको लिख देंगे। तो ये जब x का मान 0 माने तो y का मान -4 प्राप्त हुआ, तो ये बिंदु हो जाएगा 0 का मान -4। और अगर दूसरे बिंदु की हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा, लिख देंगे तथा दूसरा बिंदु जब y का मान 0 माने तो x का मान 6 प्राप्त हुआ, तो ये हो जाएगा 6, 0 से होकर, लिख देंगे से होकर जाता है। अब यहाँ पर दोनों रेखाओं के हमें वो बिंदु प्राप्त हो गए जिससे होकर वो जाता है। इसे हम ग्राफ में जो संलग्न यहाँ पर ग्राफ है इसमें हम प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली रेखा हमारी है x + 3y बराबर 6, ये 0, 2 और 6, 0 से होकर जाता है। अगर हम 0, 2 की बात करें तो x का मान अगर हम देखें तो हम पहले ही क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ चुके हैं कि
x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर y का मान 0 और y अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर x का मान 0 होता है। तो यहाँ पर बिंदु है 0,2, यानी कि यहाँ पर हम y अक्ष पर होंगे। ये हमारा, यहाँ पर आप चित्र पर ध्यान देंगे तो ये हमारा 0,2 हो गया। यहाँ पर लिख देंगे हम कि 0,2। उसके बाद अगर दूसरे बिंदु की बात करें तो दूसरा बिंदु है हमारा 6,0 और यहाँ पर y का वैल्यू 0 है, इसका मतलब हम x अक्ष पे हैं तो ये 6,0, ये हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर इसे हम भी लिख देंगे 6, ये हो गया 0। अब हमें इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा द्वारा मिला देते हैं। ये हमारी पहली रेखा हो गई जो कि इन बिंदुओं से होकर गुजरती है। अब अगर हम दूसरे रेखा की बात करें तो जो दूसरी रेखा 2x माइनस, यहाँ पर एक काम और करेंगे आप, यहाँ पर जो रेखा का नाम है उसको हम लिख देंगे। तो ये रेखा हमें प्राप्त हुई है, एक जो मतलब जिस रेखा को आप खींचे उसको यहाँ पर लिख दोगे तो ये है हमारी रेखा x प्लस 3y बराबर 6, ये वाली रेखा थी। उसी प्रकार से अब हम दूसरी रेखा को देख लेते हैं। तो दूसरा जो ये हमें प्राप्त हुआ है रेखा 2x माइनस 3y बराबर 12, ये बिंदु 0,-4 और 6,0 से होकर जाता। तो 6,0 पहले ही बिंदु आप प्रदर्शित कर चुके हो। दूसरा बिंदु यहाँ पर हम प्रदर्शित कर देते हैं जो कि 0,-4 है। अगर 0,-4 की बात करें तो x का मान 0 है, यानी कि y अक्ष पर ये बिंदु होगा और y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये जो हमारा बिंदु होगा ये 0,-4 पे है, यहाँ पर 0,-4 होगा। अब इसको भी हम एक सीधी रेखा द्वारा मिला देते हैं। तो इसे अगर हम मिलाएं तो यहाँ पर ये बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा 6,0 और उसके बाद 0,4 से होकर गुजरता है। तो इसे भी यहाँ पर हम प्रदर्शित कर देंगे। अब ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 6,0 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः इनका जो आंसर होगा वो 6,0 दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। और 6,0 ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु मिला, इसलिए यहाँ पर जो x का मान होगा वो 6 होगा और उसके बाद y का मान 0 होगा, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्रमिक युग्म में जो पहला मान होता है वो x का और दूसरा मान y का होता है। यहाँ पे लिख देंगे अतः संलग्न चित्र से x बराबर 6 और उसके बाद y बराबर 0, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर बोला था कि सबसे पहले हमें बताना था कि ये जो रेखिक समीकरण युग्म थे वो संगत होंगे या फिर असंगत। तो हमने दिखाया कि ये संगत होंगे और उसके बाद हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना था। अब यहाँ पर आपको हम ग्राफीय विधि से भी सॉल्व करके विस्तार पूर्वक बता दिए। अगर एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आता है तो ठीक इसी प्रकार से आप सॉल्व करोगे, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो लॉन्ग में आएगा, यानी कि 5 नंबर या 6 नंबर में। तो अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको 5 या 6 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन था इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन हमारे हैं उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।